हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है राइट टू ब्राइट। और आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस मीन की, यानी कि समांतर माध्य का परिकलन कैसे किया जाए, समांतर माध्य को हम कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम समांतर माध्य का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें हम दो चीज़ देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य, दूसरा हम देखते हैं समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। यानी दो प्रकार के डेटा हमारे सामने होंगे, दो प्रकार के आंकड़े हमारे सामने होंगे। एक तो होंगे जो ग्रुप में नहीं होंगे, अनग्रुप्ड होंगे। एक होंगे ग्रुप में यानी कि समूह में। तो असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य, दो प्रकार के ये आंकड़े हमारे लिए होंगे। और इनके लिए मेथड्स का जो यूज़ हम करेंगे, जो मेथड्स हमारे लिए इसमें यूज़ आएंगे वो है तीन प्रकार के मेथड्स होंगे। एक इसमें होगा डायरेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा इसमें होगा कल्पित माध्य विधि जिसको हम एज्यूम करके किसी भी मीन को हम एज्यूम मान लेंगे किसी भी अपने हिसाब से। और तीसरा इसमें होगा पद विचलन विधि। इसमें डेविएशन करके हम किसी भी पद का डेविएशन करके उसके हिसाब से हम समांतर माध्य का कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पहला लेते हैं असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य, यानी जो अनग्रुप्ड डेटा हैं उनका समांतर माध्य हम कैसे कैलकुलेट करें। हाँ तो गाइस हम बात कर रहे थे समांतर माध्य के कैलकुलेशन की, एवरेजेस मीन जो है उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो हम बात करने वाले थे असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य हम कैसे कैलकुलेट करें। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको कैलकुलेट करने की तीन विधियां हैं। सबसे पहली है इसमें डायरेक्ट मेथड, दूसरी है एज्यूमिंग मीन वाली मेथड, और थर्ड है इसमें पद विचलन की विधि। हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, और उसके द्वारा हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा उसका समांतर माध्य एवरेज मीन हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए किसी क्लास के अंदर, कोई क्लास है 11th क्लास मान सकते हैं, उसमें बॉयज़ के 100 में से 98 मार्क्स, 95 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स और 90 मार्क्स, इस प्रकार से, या इसको मैं कह दूं 92 मार्क्स। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। एक स्टूडेंट को, पहले स्टूडेंट को 98 मार्क्स आते हैं, सेकंड स्टूडेंट को 95 आते हैं, थर्ड स्टूडेंट को 90 और फोर्थ को 100 एंड फिफ्थ को 92 मार्क्स। इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अलग अलग मार्क्स प्राप्त करते हैं। अब इस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे के सारे डेटा हैं, आंकड़े हैं, ये असमूहित हैं, इनका कोई ग्रुप नहीं है। और ये सारे के सारे एक्चुअली क्या है, ये प्राप्तांक है। क्या है ये? प्राप्तांक। और हमको इन प्राप्तांक का क्या निकालना है, हमको एवरेज मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, समांतर माध्य को हम x बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? x बार के द्वारा। ये तो है x, और ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बार। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। अच्छा, एक्चुअली सिग्मा x का मतलब सिग्मा, ये जो है ये साइन, ये किसका है? इसका है सिग्मा। आप अच्छे से देख लें, याद कर लें। x क्या है, इसमें जो हमको फ्रैक्शन दिए गए हैं ये सभी सब क्या है, ये है x। n क्या है? नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। और सिग्मा x इन सब का टोटल, इन सब का सम। कैसे करेंगे हम इसको? बहुत सिंपली हम करेंगे, 98 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 92 एंड 5। 5 क्या है? नंबर ऑफ ये जो फ्रैक्शन है उनको। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो देखो सिंपली हम जोड़ सकते हैं इनको। किस तरह से? इस तरह से 98 95 100, एक है 90 ये वाला, उसके बाद है 92। आप एक बार मैच कर सकते, 92 वो 98
95, 100, 90 एंड 92। क्लियर है? यही है सब। 8 और 5 13 और 2 15। 15 का 5 1 कैरी हो जाएगा, और 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 एंड 1 38, और 3 क्या हो जाएंगे कैरी, 3 एंड 1 4, 485। तो इनका टोटल कितना आया 485। इसको डिवाइड करेंगे इससे 5 से, कर दें अपन, क्रॉस कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। यहाँ कितने रह जाते हैं, यहाँ रह जाते हैं 3, और 3 और 5 पे 35, 5 7 जा 35। ये बहुत इजी, आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं उसको। 485 को जैसे हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 97। और ये 97 हमारा क्या है एक्स बार। एक्स बार क्या चीज़ है, ये है समांतर माध्य। ये जो हमने निकाला वो कौन से मेथड से निकाला, डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और अगर हिंदी में बताएं तो प्रत्यक्ष रीति से। गाइस आज हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड से हमने पढ़ा है क्या, समांतर माध्य का परिकलन कैसे हो, कैलकुलेशन कैसे हो। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इस पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से एवरेज मीन यानी समांतर माध्य कैलकुलेट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, जिसका नाम है अज्यूमिंग मीन। क्या नाम है उसका, अज्यूमिंग मीन के द्वारा हम एवरेज मीन ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की एक अलग विधि है, इसका नाम है कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य रीति से। इस विधि में, इस मेथड में हम कोई भी एक मीन को अज्यूम कर लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि यही क्या है मीन है। वो कोई सा भी हम हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से, हमारे तर्क की शक्ति से हम उसको मान सकते हैं। जैसे हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या देख रहे हो, एक तरफ तो परिवार की संख्या लिखी हुई है, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसमें परिवार A B C D E F G H I J। कुल मिलाकर के आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फैमिलीज के नंबर कितने हैं 10, तो इसलिए n इक्वल्स टू क्या आएगा 10। n इक्वल्स टू क्या आएगा 10 यानी कि 10। समझ में आ रहा है आपको, परिवारों की संख्या कितनी हो गई 10। दूसरे कॉलम में है आई आप देख रहे हो 850 700 100 यानी कि 100 750 5000 5000 80 420 एंड 2500। इसके बाद देखिए आप 400 360, और इन सब का जो सम है टोटल है वो है 11,160 यानी 11,160। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आपको। और जो थर्ड कॉलम है उसमें आप देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी अज्यूमिंग मीन की। किसकी, अज्यूमिंग मीन की। हमने अज्यूम किया है और इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं इसको, डी यानी कि डेविएशन बोल सकते हो आप इसको, विचलन बोल सकते हो। डी इक्वल्स टू क्या होता है एक्स माइनस ए। एक्स में से ये सभी क्या है एक्सेस है। ये जो इनकम का कॉलम होता है ये सभी के सभी फ्रैक्शन कहलाते हैं और इनको क्या बोलते हैं एक्स। ठीक है, इसमें से हमने कोई मीन एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम का मतलब काल्पनिक रूप से, काल्पनिक के रूप में हमने, जैसे इस वाले मेथड में, इस वाले क्वेश्चन में हमने 850 को, इसी को हमने क्या मान लिया है अज्यूमिंग मीन। हमने ऐसे देख करके अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर सोचा है कि इसमें जो अज्यूमिंग मीन है या जो मीन है वो कितना है 850। जरूरी नहीं वो इसमें से, इसके अलावा भी आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं अपने तर्क के आधार पर। 850 का 1000 भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ हमने माना 850 को। क्लियर है। एक्स में से यानी इस पूरे कॉलम में से हम हर नंबर में से 850 को माइनस करेंगे। डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 850 यानी कि ए। तो 850 में से 850 माइनस होंगे 0। 700 में से यानी कि 700 में से 850 माइनस होंगे। आप जानते हो सामान्य गणित का रूल है,
माइनस के 150 बचेंगे क्योंकि 850 ज़्यादा है और 700 कम है, इसलिए माइनस के आएंगे। इसी प्रकार से 100 में से आप 850 को माइनस करोगे तो माइनस के क्या बचेंगे 750, और इस प्रकार से सारे के सारे डेटा आप माइनस करते जाएंगे और इस प्रकार से आपके लिए ये मिलेंगे। जब हम सब इनका टोटल करेंगे तो 2660 आएंगे, 2660 आएंगे। आप सोच रहे होंगे इसमें तो बड़ी बड़ी संख्याएं भी है, 4000 भी है, फिर ये इतना कम कैसे आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप देखो कि कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं, वो तो है नेगेटिव चिन्ह के साथ में यानी माइनस की है, तो ये माइनस की संख्याएं एक साथ जुड़ेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन सब का टोटल एक तरफ होगा। इसी प्रकार से जो प्लस की संख्याएं हैं जो पॉजिटिव साइन के साथ में है, ये अलग जुड़ेगी, और फिर दोनों में से जो ज़्यादा संख्या होगी उसमें से कम संख्या, यानी अगर पॉजिटिव नंबर के साथ ज़्यादा संख्याएं होगी और नेगेटिव के साथ कम होगी तो पॉजिटिव में से नेगेटिव वाली माइनस हो जाएगी, और नेगेटिव वाली जो संख्याएं हैं उनका टोटल ज़्यादा है तो उसमें से पॉजिटिव वाली माइनस हो जाएगी और वो जिसमें नंबर की है वो रह जाएगा। इस केस में हमारे वाले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है और नेगेटिव वाली कम है। जब दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2660 बचता है। क्लियर है? ये आ गया हमारा डेविएशन वाला। लास्ट है डी डैश, तो ये वाला जो है ये हमारे नेक्स्ट मेथड में काम आएगा। इसके बाद जो अगला मेथड है उसमें काम आएगा हमारे, और तब हमें इसका यूज़ होगा, तब हमें काम आएगा। फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। कल्पित माध्य विधि द्वारा जब भी हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, एक सूत्र काम में लिया जाता है, और सूत्र क्या है, सिंपल है, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, यानी कि जो d है, जो डेविएशन है, जो विचलन है, एज्यूमिंग मीन के द्वारा उन सभी का हम सम कर लेते हैं, जो हमारे पास 2660 एंड 2660 है। एन नंबर ऑफ फैमिलीज आएगा इसमें जो कि 10 है, और इसी के साथ में ए हमारा जो एज्यूमिंग मीन है जो भी हमने माना है, और हमारे इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 850 था, हमने देखा भी था। तो इसको सभी जो नंबर्स हैं उनको इस हिसाब से रख देते हैं, ए की जगह ए यानी 850, सिग्मा डी की जगह जो सिग्मा डी हमारे पास आया था 2660, एन नंबर ऑफ फैमिलीज 10। जब इसको सोल्व करते हैं 850 ऐसे कैसे रख देते हैं, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाती है, 266 बचते हैं। 850 में 266 को जोड़ते हैं तो आता है 1116, जो कि हमारा क्या है, एवरेज मीन यानी समांतर माध्य। कौन सी विधि से ज्ञात किया हमने, ये कल्पित माध्य विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बढ़ते हैं इसकी अगले मेथड की ओर, जिसका नाम है पद विचलन विधि। कौन सा, पद विचलन विधि, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि ये जो कॉलम है हमारे लिए अगले मेथड में यूज होगा। इसमें हमने डी डेज को निकाला था, क्या निकाला था, डी डेज। डी डेज कहते हैं डेविएशन का अगला वाला, और डी डेज के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया है एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए का मतलब अज्यूमिंग मीन जो 850 है हमारे इसमें, और सी होता है एक समापवर्तक लेते हैं जो हमारे हिसाब से हम ले लेते हैं। इसमें हमने 10 लिया था, कितना यानी कि 10, कितना, ये 10 क्या है, समापवर्तक है, एक निश्चित नंबर हम ले लेते हैं जिससे हम पूरे इसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए को, ताकि ये संख्याएं क्या हो जाए, छोटी हो जाए और कैलकुलस में हमको प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी और कुछ भी नहीं है, सेम वही है। इसमें कैलकुलेशंस को कम करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करते हैं डी डेज का, एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी क्या है, समापवर्तक है, जो हम एक फिक्स नंबर लेते हैं 10, 100 जो भी है, मैक्सिमम केसेस में हम 10 लेते हैं। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें हुए कि वो वैसी की वैसी है, इन सब का सम कर लेते हैं डी डेज का। तो डी डेज का जब करते हैं सम तो आता है 266 यानी कि 266। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए पद विचलन विधि। कौन सी विधि, पद विचलन विधि। इस पद विचलन विधि के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी।
डी डैश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डी डैश होता है x माइनस ए अपॉन सी, यानी x में से हम किसको घटाते हैं, एज्यूमिंग मीन को, जो हम कल्पित माध्य लेते हैं उसको, और उनका डिवाइड यानी कि उसमें किससे भाग देते हैं, c से। c होता है समापवर्तक, देखिए मैंने लिखा भी है, c होता है समापवर्तक। एक हम नंबर ले लेते हैं, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी। मैक्सिमम केसेस में हम 10 लेते हैं। n क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या है, और a क्या है, कल्पित माध्य। आप जान चुके होंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी क्या है, पद विचलन विधि के लिए, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। हमको पता है एज्यूमिंग मान हमने क्या लिया था इस क्वेश्चन में, 850 प्लस सिग्मा डी डैश, जब हमने इसका सम लिया था तो वो कितना आया था, 266 या 266, और इसमें जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन है वो कितने हैं, 10। समापवर्तक भी कितना है, 10 से 10 क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास बचेंगे 850 प्लस 266, दोनों का टोटल करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1116। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, पद विचलन विधि से हम अगर याद करते हैं तो भी हमारा समांतर माध्य 1116 यानी 1116 आता है, और अगर हम इसको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करते हैं तो भी कितना आता है, 1116 आता है। इस प्रकार चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से करें, माध्य पद विचलन विधि से करें, कोई सी भी विधि से करें हम, आंसर हमारा सेम आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पहली बार आप मेरे वीडियो लेक्चर पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे आपके जो चैनल है उसके लिए बेल आइकन को भी आप ऑन कर दें। थैंक यू गाइस।